नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास डिस्कस कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो अभी तक इसके जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, तो इंडियन पॉलिटी का हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा उन सारे वीडियोज़ का, और वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसके पहले भी देखिए, जो भी सब्जेक्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे कि ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स का, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, तो इनका भी जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, और इनका पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और पीडीएफ को आप लोग बाई कर सकते हैं। तो आप लोग स्टडी करते रहिए, हम आपका टाइम से पहले पूरा कंप्लीट कवर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में देखेंगे, जो कि आपका ये पार्ट 4 में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो टर्म है, इसको आपको सबसे पहले समझना होगा। तो देखिए, जो टर्म आपका डीपीएसपी का है, तो ये वो सारे आइडियल्स को ये डिनोट करता है कि जैसे कोई भी स्टेट है, स्टेट मैंने आपको पहले ही टर्म बता दिया है कि स्टेट की किसको हम लोग बोलते हैं। तो स्टेट देखिए होता है आपका कोई भी लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, और इसके साथ में जितने भी लोकल अथॉरिटीज होते हैं, और इसके साथ में जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज होते हैं कंट्री के अंदर में, तो उनको हम बोलते हैं स्टेट। अगर वो कोई चीज़ जैसे लॉ पास करते हैं तो उनसे लोग इफेक्ट होते हैं, तो उसको हम स्टेट डिफाइन करते हैं। तो स्टेट जो है यहाँ पे ये सारे चीज़ों को फॉर्मुलेशन करते हैं। अगर कोई पॉलिसी का अगर वो निर्माण करते हैं या फिर कोई लॉ को इनेक्ट करते हैं, तो वो इस तरीके से करे कि ताकि जो है कि लोगों का भलाई हो सके, और जो भी मतलब आइडियल्स है, एक जैसे कि वेलफेयर स्टेट का निर्माण हो, वेलफेयर इंडिया का निर्माण हो, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए करते हैं। पॉलिसी का फॉर्मेशन करेंगे या फिर लॉ को वो इनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो टर्म आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, कि ये एक वो सारे डायरेक्शंस या फिर वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो स्टेट को एक फॉलो करना चाहिए, कि जिनसे इंडिया जो है तो वो एक वेलफेयर स्टेट में डेवलप हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे यही सेम चीज़ आपको जो है करते हैं, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर में। तो इनके अंदर में वो सारे डायरेक्टिव्स होते हैं जो स्टेट को गवर्न करते हैं, जो स्टेट को चाहिए कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि इंडिया को एक वेलफेयर नेशन में डेवलप किया जा सके। तो ये देखिए, जो टर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो ये लिया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये चीज़ आपने देखा भी था स्टार्टिंग का वीडियो जब मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके, तो 36 से लेकर 51 के बीच में है। तो जो आर्टिकल 36 कहता है यहाँ पे, ये जैसे स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो जो है लोगों को, मतलब कि जो भी यहाँ के लोग हैं, तो उनको वो सिक्योर करे और उनको प्रोटेक्ट करे एक सोशल ऑर्डर में, जिनसे कि उनका वेलफेयर हो सके। तो ये है आर्टिकल नंबर 36 में मेंशन किया गया है। तो इसमें कोई जैसे कि कंपेल नहीं कर सकते हैं हम लोग कि स्टेट जो है वो ऐसा प्रोवाइड करे ही करेगा। बस उनके ऊपर है कि वो ये सब सारे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते समय ध्यान में रखें। अब देखिए, जो आर्टिकल 37 कहता है यहाँ पे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब कि ये जो है, तो ये सारे के सारे नॉन जुडिशियबल है इन द कोर्ट। तो ये टर्म आपको मैंने पहले बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स था, तो आपने देखा था कि वो जो है चैलेंज किया जा सकता है उनको। यानी कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका हनन होता है, अगर उसका पालन नहीं होता है, तो आप जो है उसको जुडिशरी में चैलेंज कर सकते थे। तो इस तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स है, तो वो जुडिशियबल इन नेचर है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अगर इसके अंदर में कोई भी चीज़ मेंशन किया गया हुआ है, अगर वो पालन नहीं करता है स्टेट, अगर स्टेट मान लीजिए कि उसके अनुसार नहीं चलता है, तो आप जो है उसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे नॉन जस्टिसेबल रखा हुआ है। बट फंडामेंटल राइट्स जो आपका था यहाँ पे, कि वो आपका क्या था कि उसको जस्टिसेबल रखा गया है, यानी कि उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो इसको जो है आप यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि आप गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर मेंशन किया गया है, कि उनको वो इम्प्लीमेंट करे ही करे, ये उनके ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से देखिए, इनका मेन जो मकसद होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में जो भी चीज़ मेंशन किया गया है आपका, कि वो जो है लोगों को एक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी ही उनको उनके ऊपर कंपेलिशन डाल दिया जाए कि वो करे ही करे, क्योंकि देखिए इंडिया जो है
आज़ाद हुआ है बहुत ही रिसेंटली, मतलब कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं। तो अभी के समय तक के लिए हमारे पास उतने सारे रिसोर्सेस नहीं है कि हम जो भी चाहते हैं तो वो स्टेट जो है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है वो उसको लागू कर सके, या फिर जो है वो सारे सुविधाओं को प्रोवाइड कर सके जो डीपीएसपी के अंदर में मेंशन किया गया हुआ है। तो इसीलिए इसे नॉन जुडिशरी के मतलब नॉन जस्टिसेबल के अंदर में रखा हुआ है, ताकि जो है गवर्नमेंट अपने अनुसार चले और अपने अनुसार वो एक्ट करे। अब इसमें ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ ऐसे प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में, कि जो कि अगर इनको कंपेल भी कर दिया जाए तभी गवर्नमेंट को वो सारे फैसिलिटीज या जो जो भी प्रोविजन मेंशन किए गए तो प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए इसको नॉन जस्टिसेबल के अंदर में रखा गया है। ये पूरी तरीके से स्टेट के ऊपर में छोड़ दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग वो सारे चीज़ों को देखेंगे इसमें, जिसके थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसमें क्या क्या मेंशन किए गए और जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है तो वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करना कि अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में, जो भी उसके अंदर में मेंशन किए गए हैं वो सारे चीज़ें जो भी प्रोविजंस है, तो उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस समय जो है जो फंडामेंटल राइट्स है तो वो ज़्यादा प्रिवेल करेगा। यानी कि इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा फंडामेंटल राइट्स को, ना कि जो डीपीएसपी के अंदर में मेंशन की गई है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं जो कि ये सारी चीज़ मेंशन किए गए हैं डीपीएसपी के अंदर में। तो पहला देखिए इसमें आर्टिकल नंबर 38। तो आर्टिकल नंबर 38 ये कहता है कि जैसे जो भी स्टेट है, स्टेट का टर्म अब आप लोग समझ गए होंगे कि स्टेट हम लोग किसको बोलते हैं। तो स्टेट जो है तो वो प्रमोट करे वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर करे, उनको प्रमोट करे कि उनका जैसे कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेलफेयर हो जाए, और साथ साथ में लोगों के बीच में जो भी इनइक्वालिटीज़ है उन वो चाहे इनकम के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, या फिर फैसिलिटी के बेसिस पे, या फिर अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, तो किसी भी बेसिस पे हो तो उनके बीच में इक्वालिटीज़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो बहुत ज़्यादा अमीर रहे, और कोई अगर मान लीजिए कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है तो कि प्रिविलेज क्लास को प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और स्टेट जो है तो इसको एफर्ट लगाए अपना कि इसको जो है मिनिमाइज कर सके इनइक्वालिटी जो भी है लोगों के बीच में। तो ये चीज़ आपका दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 38 के बीच में। तो इसमें मेन आपका है कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द पीपुल का। तो अब देखिए इसको इसलिए नॉन जस्टिसेबल में रखा गया है क्योंकि देखिए मिनिमाइज करना इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम और मतलब कि जो लोगों के बीच में, तो ये लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा अमीर है तो वो अपना इस कुछ इस तरीके से वो काम करता होगा कि उसका इनकम या वेल्थ जो है ज़्यादा है। तो स्टेट जो है मतलब कि जो सरकार है तो वो तो उसको कंपेल नहीं कर सकता है कि तुम इतना ज़्यादा मत कमाओ या मत इतना ज़्यादा तुम धन बटोरो, तो उसके ऊपर है। लेकिन सरकार ये बस एफर्ट लगा सकती है अपने तरीके से कि वो जो है ये जो इनक्वालिटीज़ आई है जो कि समाज में है तो उसको वो कम कर सके। लेकिन इसको कंपेल नहीं कर सकते हैं हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर में कि वो ऐसा कराए ही कराए। तो ये सारा चीज़ जो है तो इसीलिए इसको नॉन जस्टिसेबल रखी गई है। अब उसके बाद अगला देखिए आर्टिकल नंबर जो 39 आपका दिया हुआ है, तो इसमें ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये जो टर्म देखिए आपका दिया हुआ है आर्टिकल 39 के अंदर में कि सभी को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड होना चाहिए जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के अंदर में। और साथ साथ में अगर कोई भी मेन हो या वुमेन हो अगर वो काम करते हैं तो सभी को इक्वल पे मिले, यानी कि इक्वल जो इनकम है उनको मिले। ऐसा नहीं है कि वो भेदभाव करके आप उनको अलग अलग जो है जो भी उनको मजदूरी दी जाती है तो उनको अलग दिया जाए। क्योंकि देखिए ये पहले समाज में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिवेल हुआ करता था, जैसे मेन को ज़्यादा पे किया जाता था और वुमेन को कम पे किया जाता था। लेकिन आर्टिकल 39 ये कहता है कि ये इस तरह के जो भेदभाव जो होते हैं जो कि मतलब मेन और वुमेन के बीच में, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर दोनों कोई वर्क में लगे हुए हैं तो दोनों को सेम पे मिलेगा, यानी कि उनको जो है बराबर का ही जो मिलना चाहिए, मजदूरी का जो भी रकम होते तो वो बराबर मिलना चाहिए, उनको बीच में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले जो है इस तरह के प्रिवेल देखे जाते थे हमारे समाज में, जहाँ पे मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, वो चाहे किसी भी बेसिस पे हो। तो ये आर्टिकल 39 कहता है आपका यहाँ पे कि दोनों का होना चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए वर्क के लिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। आर्टिकल 39 में मेंशन आपका किया गया है इक्वल पे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। फिर अगला देखिए आर्टिकल नंबर 40 है। तो आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत के बारे में बात कही गई है कि टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत।
तो अब देखिए जो आर्टिकल 40 जो आपका है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, एस्पेक्ट है आपका। तो विलेज पंचायत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए विलेज का अगर विकास ना हो, वहाँ पे अगर अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना भी इम्पोर्टेंस है। तो महात्मा गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट पहले दिया था कि हमारा जो इंडिया का धड़कन है वो गाँव में बसता है। तो गाँवों को जब तक डेवलप ना किया जाए तब तक इंडिया डेवलप, हमारा कंट्री जो है वो डेवलप नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सब फोकस किया गया हुआ है विलेज पंचायत के ऊपर में। तो आर्टिकल 40 में आपका मेंशन क्या किया गया है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। फिर अगला देखिए आर्टिकल 41 है, इसमें दिया आपका राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए कि कहीं भी स्टेट के अंदर में या फिर कोई भी जैसे कंट्री के अंदर में कहीं पे भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो उस समय जो है उनको काम मिले और साथ में उनको पब्लिक असिस्टेंस भी मिले। तो ये जो है स्टेट के ऊपर में दायित्व होगा कि वो जो भी बेरोजगार लोग हैं तो उनको वर्क प्रोवाइड करे और साथ में उनको पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे। अब इसमें देखिए इनको कंपेल तो नहीं कर सकते हम लोग स्टेट को, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको, कि वो सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे ही करे। वो बस एफर्ट अपना लगा सकता है कि ताकि जो है वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। तो ये चीज़ आपको मेंशन किया गया आर्टिकल 41 के, आप आर्टिकल 41 में। फिर अगला देखिए आर्टिकल 42 आपका दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मान लीजिए कहीं पे भी कोई वर्कर काम करता है, तो वहाँ पे जो है उसका काम करने के लिए ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए। यानी कि वहाँ पे उसके साथ जो भी मतलब कि जो भी सेफ्टी चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए तो वो उनको देना चाहिए, और साथ में हेल्थ एंड हाइजीन जो भी होते हैं तो वो सारे फैसिलिटी भी वहाँ पे प्रोवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे वो काम कर रहा तो बहुत ही ख़राब जगह हो, डेंजरस सिचुएशन में हो, तो वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना किया जाए। तो वहाँ पे ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए वर्क प्लेस पे, और साथ में मैटरनिटी लीव का भी प्रावधान होना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए कोई जो भी वीमेंस रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है, तो उसके कुछ समय तक उनको लीव मिलती है, और उसके बाद भी डिलीवरी के बाद भी कुछ समय तक उनको लीव मिलती है। तो ये सारे चीज़ मेंशन किया गया है आपका 42 में, आर्टिकल नंबर 42 में, कि प्रोविजन दिया हुआ है कि ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए और साथ में मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। तो ये देखिए दिया हुआ है आपका डीपीएसपी के अंदर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है उसके अंदर में मेंशन किए गए हुए हैं। तो ये स्टेट के ऊपर है कि वो जो है इसको लागू करे। वो उसके ऊपर कंपेल नहीं किया जा सकता है कि उसको ज़बरदस्ती कराया ही जाए, मतलब कोर्ट के द्वारा जो है वो कराया ही जाए इसको। अगर मान लीजिए कि इनका कंडीशन जो भी मतलब फैसिलिटी या प्रोविजन दिए गए हैं आपके इन सारे डीपीएसपी के अंदर में, अगर ये स्टेट नहीं प्रोवाइड कर पाता है तो आप जो है इसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। फिर देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे आर्टिकल नंबर 43। तो आर्टिकल 43 में आपका दिया हुआ है कि लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, और टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री का भी इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे जो भी वर्कर्स है तो उनको लिविंग वेज मतलब मिलना ही चाहिए अगर वो वर्क में इन्वॉल्व है तो उसका आर्टिकल 43 में आपका मेंशन किया गया है। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर जो 44 है, तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि एक देश में एक कानून होना चाहिए सभी के लिए, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो ये चीज़ मेंशन किया गया आपका और आर्टिकल नंबर 44 में। तो ये अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपका और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे एग्जाम में कि आर्टिकल 44 में जो है मेंशन क्या किया गया है। तो इसमें आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन की गई है, मतलब कि एक देश में एक कानून होना सभी लोगों के लिए, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। बट जो है जो आर्टिकल 44 है तो इस पे कभी भी कोई भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया, मतलब कि इसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये जो है बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है। क्योंकि देखिए हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सबका अपना अलग अलग तरीके होते हैं उनका। जैसे मैरिज की हम बात करें या फिर उसके बाद जो भी प्रावधान होते हैं मैरिज के रिगार्डिंग, तो उनके अलग अलग अपने धर्म के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इस जो जो आपका दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो अभी तक इसको कोई भी सरकार ने लागू नहीं कर पाया हुआ है, और ना तो आप इसे जुडिशरी में चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। हालांकि टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है ऊपर स्ट्रेस भी दिया हुआ है कि जैसे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी कि जो आर्टिकल 44 है, तो ये अभी तक डेड लेटर एक बना हुआ है। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे आर्टिकल 45 है।
तो आर्टिकल 45 में दिया हुआ है यहाँ पे कि स्टेट जो है तो वो प्रोवाइड करे अर्लीहुड अर्ली जो चाइल्डहुड केयर है ये सारे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करे, और साथ में जितने भी चिल्ड्रन हैं वो जब तक कि मतलब 6 साल तक ना हो जाए तो उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो ये सारा मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 45 के अंदर में। तो स्टेट को ये इंडेवर किया जाता है कि वो जो चाइल्ड है मतलब कि चाइल्ड केयर प्रोवाइड करे और साथ में एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करे। तो देखिए इंडिया में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो ये आप जानते हैं यहाँ पे, और सभी को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि सभी को वो चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करे और साथ में सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करे, तो ये स्टेट के ऊपर में काफ़ी बर्डन आ जाएगी। अगर वो सभी को अगर केयर करने चले और सभी को अगर एजुकेशन प्रोवाइड करने चले जो भी 6 ईयर से कम के एज ग्रुप का है, तो ये दावी तो होना चाहिए अपने माता पिता के ऊपर होना चाहिए। स्टेट के ऊपर में आप ये थोप नहीं सकते हैं कि वो केयर करेगा। और कोई भी गवर्नमेंट है तो वो उतना मतलब कि वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो जो है सभी को एक एक को देखे केयर करे उनका। तो ये माता पिता के ऊपर भी दावी तो रहती है, हालांकि स्टेट के ऊपर में भी रहता है कि वो भी जो है इसको लागू करे, इम्प्लीमेंट करे, कुछ ऐसे पॉलिसीज लाए जिससे कि जो चाइल्ड है उनका केयर हो सके और उनका एजुकेशन भी प्रोवाइड उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जा सके। फिर नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 46 है, तो इसमें मेंशन किया गया हुआ है कि प्रमोशन प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एसटी एससी एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो देखिए हमारे समाज में भी बहुत सारे वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वीकर सेक्शन सोसाइटी से बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि एसटी और एसटी कैटेगरी के जो भी लोग हैं, तो इनका जो है उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको किस तरीके से प्रमोट किए जा सके, तो ये स्टेट के ऊपर में रहती है। दावी तो है कि वो उनका जैसे कि जो भी वीकर सेक्शंस के सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो उनका जो भी एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो उनको वो प्रमोट करे, उनको बढ़ावा दे। तो ये चीज़ मेंशन किया गया आर्टिकल 46 में। फिर अगला देखिए है आर्टिकल 47 के अंदर में मेंशन किया गया हुआ है कि द स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो देखिए इसमें मेंशन आपका किया गया है आर्टिकल 47 में कि अगर कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है या कोई ऐसा ड्रग्स है जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है तो उसको जो है स्टेट प्रोहिबिट करे, वो ऐसे कुछ प्रोविजंस लाए या फिर ऐसे कुछ कानून लाए कि जो कि इस तरह के जो कंजप्शन है उनको बैन कर सके और उनको प्रोहिबिट कर सके। लेकिन देखिए ये भी बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कम्प्लेक्स सिचुएशन रहा है स्टेट के लिए भी इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आप जानते हैं कि लिकर जो है तो लिकर जो है कि एक ग्रेट सोर्स होता है उनके इनकम का। क्योंकि ये जो है आप लोग देखते भी होंगे अभी जब कोरोना वायरस चल रही थी तो सबसे पहले ये बात चल रही थी कि जो है लिकर का शॉप को ओपन किया जाए, क्योंकि रेवेन्यू का ये ग्रेट सोर्स होता है किसी भी स्टेट के लिए। तो इसके ऊपर में बहुत सारे स्टेट जो है वो इसको बैन नहीं किए हुए हैं अभी भी। बहुत ही कम ऐसे स्टेट है कि जहाँ पे कम्प्लीटली पूरी तरीके से बैन किया गया हुआ है लिकर का या फिर जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स है जो कि ये इंजूरियस टू हेल्थ भी है। लेकिन फिर भी जो है स्टेट इसको पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाया हो, जबकि ये मेंशन किया भी गया हुआ है। तो ये चीज़ देखिए आप इसको कंपेल भी नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टेट को, क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर मेंशन किया गया है। और आप जानते हैं कि ये जो है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर का है। भले आप जानते हैं कि ये जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो या ड्रग्स जो होते हैं वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, लेकिन फिर भी जो है कोर्ट इसके ऊपर में एक्शन नहीं लेती है, मतलब कि इसको चैलेंज अब नहीं कर सकते हैं और कोर्ट भी इसके ऊपर में कुछ ज़्यादा वो कह भी नहीं सकती है। वो पूरे तरीके से छोड़ दिया है स्टेट के ऊपर में या गवर्नमेंट के ऊपर में कि वो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करती है और वो क्या प्रोविजंस लाते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये चीज़ आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जगहों पे जो है अभी भी ये पूरी तरीके से मतलब कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, वहाँ पूरे तरीके से जो है शराब बिकती है, कहीं भी आप देखे होंगे। तो ये चीज़ ये क्यों आपका है, ये इसलिए क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, जो भी प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं आपके डीपीएसपी के अंदर में। बहुत सारे कम ही ऐसे स्टेट है जैसे कि मान लीजिए बिहार का एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे पूरी तरीके से बैन किया गया है इसको। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल 48 है, तो इसमें मेंशन किया गया हुआ है कि प्लेस स्टेट सेल प्लेस टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे। और आर्टिकल 48 में भी इसमें भी सेम मेंशन किया गया हुआ है कि द स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस। तो इसमें मेंशन आपका किया गया हुआ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कि जो मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स है तो उसके बेसिस पे एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस कराना चाहिए और साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी ऑर्गेनाइज कराना जाना चाहिए। और इसी में मेंशन आपका किया गया हुआ है कि जैसे स्लॉटर ऑफ काउ को प्रिवेंट करना। तो आप जानते हैं कि हमारे जो कंट्री है तो इसमें बहुत सारे जो ऐसे मेजोरिटी में जो लोग रहते हैं जैसे हिंदूज है तो वो जो है काउस को गॉड की तरफ मानते हैं। तो उनका जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन आपका किया गया है कि उनका जो स्लॉटरिंग जो होती है तो उसको
को प्रोहिबिट किया जा सके, तो कुछ ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए स्टेट के द्वारा। तो इसका भी बहुत सारे जो है कानून इम्प्लीमेंट किए गए हुए हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ के पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो। तो बहुत सारे स्टेट में जो है स्लॉटरिंग ऑफ काऊ को प्रिवेंट किया गया हुआ है, और उनको जैसे कि अगर कोई स्लॉटरिंग करता है तो उसके ऊपर में एक्शन ली जा सकती है। तो ये सारे जो एक्शन मतलब कि प्रोविजंस भी मेंशन है, कोई कोई स्टेट ने इसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ भी है। तो ये पूरी तरीके से स्टेट के ऊपर में है कि वो किस तरीके से इसको लागू करना चाहते हैं। फिर अगला देखिए आर्टिकल 49 है, तो इसमें मेंशन आपका किया गया हुआ है कि द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट द मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्ट्रिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसमें मेंशन आपका किया गया हुआ है कि जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के कुछ ऐसे हिस्टोरिक मतलब कि कोई भी ऐसे मोनूमेंट्स है या फिर कोई प्लेस है या फिर ऑब्जेक्ट है जो कि हिस्टोरिक इंटरेस्ट के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। उनके ऊपर में जो है कोई भी क्षति ना पहुंचा सके उनको, या फिर कोई उनको डैमेज ना कर सके। तो ये सारे प्रोविजंस स्टेट जो है प्रोवाइड करे उनको, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो आने वाला पीढ़ी भी तो उसको लोग देख सके। तो इसीलिए स्टेट के ऊपर में दावी तो बनती है कि इन सारे मोनूमेंट्स को या प्लेसेस को, ऑब्जेक्ट को जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, और उनको जो है मतलब कि उनको अच्छे से उनका देख रखाव कर सके और उनको बनाए रखे, ताकि आगे भी वो जो है एक प्रिजर्व करके रहे, तो आगे जो जनरेशन आएगी तो उनको भी वो देख सकेंगे। तो फिर अगला देखिए आर्टिकल जो 50 आपका दिया हुआ है, तो इसमें मेंशन किया गया हुआ अपने यहाँ पे कि प्लेजेस टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो इसमें आपको दिया हुआ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव से। अब इसमें देखिए एग्जीक्यूटिव हम लोग बोलते हैं कि वो सारे अथॉरिटीज़, वो सारे जो पब्लिक जो डिपार्टमेंट्स है जो भी लॉ पास किए जाते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करवाना, और जुडिशरी होते हैं कि जो लॉ को मतलब लॉ के ऊपर में इंटरप्रेट करना। तो अब मान लीजिए कि जैसे अगर जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का अगर इनको सेपरेशन नहीं किया जाए, अगर दोनों को काम एक ही कोई करे, तो इसके बीच में क्या होगा, इम्पार्शल जजमेंट तो नहीं मिल पाएगा। और साथ में जो वेलफेयर स्टेट को बनाना है, इन वेलफेयर इंडिया को डेवलप करना है, तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये नहीं हो पाएगा जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगा। निष्पक्ष मतलब कोई भी अगर नहीं होता है, डिक्लेरेशन नहीं होगा किसी के ऊपर पे, तब तक जो है हम लोग एक वेलफेयर स्टेट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जुडिशरी को अलग किया गया हुआ है एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि अगर इनके बीच में अगर साठगांठ हो जाएगा तो कोई भी मतलब मान लीजिए कोई भी अगर न्याय देना होगा तो वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दोनों को मतलब अलग अलग करने की बात कही गई है, इनकी इंडिपेंडेंस रखी गई है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। तो ये आर्टिकल 50 में आपको मेंशन किया गया, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 50, तो 50-50 का डिवीजन किया गया हुआ है, मतलब आप इसको इंडिपेंडेंस कर सकते हैं दोनों को अलग अलग करके, तो एक तरह ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं, और ये बहुत बार पूछा गया हुआ आर्टिकल नंबर 50 आपका। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल 51 जो है, तो इसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब कोई भी मान लीजिए कि लोकल अथॉरिटीज़ हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो वो जो है ये कोशिश करे कि वो जो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करे, उसको प्रमोट करे, और जो भी सिक्योरिटी है तो उसको वो प्रमोट कर सके। तो इसमें देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ मेंशन किए गए हैं कि जैसे स्टेट जो है तो वो मेंटेन करके रखे हॉनरेबल रिलेशंस, मतलब जो भी नेशंस है, अदर कंट्रीज है, उनके बीच में अच्छा रिलेशन हो उनका, और साथ साथ में जो भी इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी है या फिर जो ऑब्लिगेशंस है तो उनको भी वो पालन करे और उसको रिस्पेक्ट करे। ऐसा ना हो कि उनको अगर कोई मान लीजिए इंटरनेशनल लॉ हो तो पूरी तरीके से उसको अब मतलब कि उसके रिस्पेक्ट ना करे या फिर उसको माने नहीं। तो ये सारे चीज़ इसके अंदर में आ जाते हैं, और साथ साथ में जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको जो है उनको सेटल करे, और सेटल करे मतलब कि जो आर्बिट्रेशन जो कानून बनता है यहाँ पे, तो उसके थ्रू सेटल करे उन सभी चीज़ों को। तो मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कोई भी फॉरेन नेशन है उसके उसके द्वारा। तो ये मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 51 है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो मेंशन आपको किया गया आर्टिकल 51 में, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन इन आर्टिकल, तो आप लोग याद रखना आर्टिकल 51 मेंशन किया गया हुआ है। तो ये तो था आपका जितने भी डीपीएसपी के अंदर में मेंशन किए गए थे आपके आर्टिकल नंबर 38 से
फिर 36 से लेके आपके 51 के बीच में, जो कि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर का है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि इनको नॉन जस्टिसेबल में क्यों रखा गया हुआ है, क्योंकि ये सारे ऐसे प्रोविजंस है या ऐसे चीज़ है कि जो कि स्टेट को कंपेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा कंट्री जो उतना डेवलप्ड अभी नहीं हो पाया है, उतने हमारे पास अभी रिसोर्सेस नहीं है कि ये सारी चीज़ों को वो पूरी तरीके से वो पालन करा ही सके। तो ये पूरी तरीके से स्टेट के ऊपर में छोड़ दी गई है कि वो अपने तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करे। तो आई होप कि ये चीज़ अब आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था डीपीएसपी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है इसमें। तो पहला देखिए कि इफ ए स्टेट डज नॉट अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देन अ केस में बी फाइल्ड अगेंस्ट इट इन कोर्ट। तो देखिए अगर कोई भी स्टेट है डीपीएसपी को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो जो है उसके ऊपर केस किया जा सकता है कोर्ट में। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है आपका ये फॉल्स आपका दिया हुआ है। तो ये जो है आपका इसमें करेक्ट स्टेटमेंट यही नहीं आपका है, क्योंकि देखिए जो डीपीएसपी है तो ये नॉन जुडिसेबल इन नेचर है, तो कोई भी इसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है। और बाकी देखिए और जो आपका इसमें दिया हुआ है कि गांधीइज्म्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए जो डीपीएसपी में आपका मेंशन दिया गया है तो उसमें कुछ ऐसे जो आर्टिकल्स आपका प्रोविजंस है जो कि गांधीइज्म फिलोसफी को भी फॉलो करती है। जैसे कि आपका आर्टिकल 40 है कि फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत का, तो ये जो है गांधीइज्म का ही प्रिंसिपल को ही फॉलो करती है। तो उन्हीं का इसमें जैसे कुछ है एलिमेंट दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगला देखिए इसमें दिया हुआ है कि प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आयरलैंड। तो डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया होता है, ये भी आपका सही है। फिर अगला देखिए कि दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट। तो स्टेट के ऊपर में कोई बाइंडिंग नहीं रहेगा कि वो लो इसको मतलब कि उसके ऊपर कोई रहेगा कि वो उसको करे ही करे। ये उनके ऊपर निर्भर करेगा, अगर उनको सुविधा लगे तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ये नहीं है कि इसके ऊपर चैलेंज किया जा सके कोर्ट में। तो इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही आपका जो है करेक्ट नहीं है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कवर्ड अंडर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर में कौन सा एक्ट कवर्ड है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि बैन ऑन द स्लॉटर ऑफ मिल्किंग एनिमल्स। तो ये भी आपका दिया हुआ है, आपने देखा था वहाँ पे आर्टिकल नंबर जो आपका था उसमें, जैसे उसमें आपका दिया हुआ था एनिमल हस्बेंड्री का भी, और साथ में आपका उसमें स्लॉटरिंग ऑफ जो कि मिल्किंग एनिमल्स जो होते हैं। और उसके बाद अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द लाइवलीहुड। तो ये भी आपका मेंशन था उसमें। फिर अगला देखिए कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। तो ये भी जो है मेंशन किया गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो इसीलिए क्या आपका हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसमें आपका दिया हुआ है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। तो यहाँ पे आर्टिकल आपका दिया हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में कौन सा मिसमैच है, मतलब कि वो जो है सही नहीं दिया हुआ है। तो पहला देखिए दिया हुआ है आर्टिकल 40। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो आर्टिकल 40 में यही आपका मेंशन किया गया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत का। फिर अगला देखिए आर्टिकल 44। तो ये इसमें बात है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड ही मेंशन है उसमें कि सभी के लिए एक समान जो है कानून होना चाहिए। तो फिर उसके बाद देखिए अगला आर्टिकल 41 दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए जो आर्टिकल 41 है तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ये मेंशन आपका नहीं किया गया। इसमें जो है 41 में आपका जैसे कि पब्लिक असिस्टेंस वर्क के लिए दिया हुआ है और साथ में इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, तो ये चीज़ आपका दिया हुआ था 41 में। ये जो आपका दिया हुआ एनिमल हस्बेंड्री का तो आर्टिकल 48 में मेंशन किया गया हुआ, तो यही जो है मिसमैच है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। और वहीं देखिए आर्टिकल 39A में इसमें इंसर्ट किया गया था गुड गुड जस्टिस एंड फ्री लीगल एजुकेशन। तो ये जो है इसमें बाकी सारे जो हैं आपके मेंशन किए गए हैं हुए हैं और ये राइटली मैच्ड है, लेकिन आपको यही दिया हुआ है जो ऑप्शन सी आपका मिसमैच है। तो आपको आर्टिकल भी याद रखना होगा और उसमें क्या मेंशन है, तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला देखिए कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिबल इन एनी कोर्ट। तो कौन सा जो आर्टिकल है कहता है कि जो मतलब कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसको हम लोग इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। तो ये जो है आपका आर्टिकल नंबर 37 में ये मेंशन किया गया हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक ए चेक ऑन ए बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक हु मेड दिस ऑब्जर्वेशन। तो ये स्टेटमेंट किसने मतलब किसने ये दिया हुआ था कि जैसे जो डीपीएसपी है तो ये एक
चेक की तरह है, जो बैंक मतलब कि पे करते हैं, तो वो बैंक के कन्वीनियंस के ऊपर रहता है कि अगर वो चाहे तो पे कर सके, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो ये जो है केटी शाह, प्रोफ़ेसर केटी शाह ने ये ऑब्ज़र्वेशन ये बोला था इन्होंने जो है ये ऑब्ज़र्वेशन किया हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो ये आप भी समझ सकते हैं इसको ही कि जैसे डीपीएसपी है, तो ये स्टेट के मर्ज़ी के ऊपर में है कि यानी कि वो अगर चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करे, अदरवाइज़ वो नहीं करे तो वो उनको हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं अंडर कोर्ट ऑफ लॉ में। तो उसके ऊपर कोई भी मतलब कि जो है वो हम लोग केस नहीं कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ आपका है कि इट इज़ लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। बैंक कन्वीनियंस के ऊपर है कि वो पे करना चाह रहा है कि नहीं करना चाहे, तो उस तरह से डीपीएसपी भी लिंक किया हुआ है। अब आइए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो कि आपका ये पार्ट 4A में मेंशन किया गया हुआ है। आर्टिकल नंबर 51A में इसको रखी गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत जो है इसको ऐड की गई है। और इसके देखिए जो रिकमेंडेशन दिया गया था, तो वो सरदार सोन सिंह कमेटी के द्वारा रखी गई थी, और इन्हीं के द्वारा जो है ये रिकमेंडेशन की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे मतलब कि प्रोविजंस है या फिर ऐसे ड्यूटीज़ दिए गए हैं कि कोई भी इंडियन सिटीजन्स है, तो उनके ऊपर में ये सारे चीज़ प्रोविजंस है, मतलब कि ये सारी चीज़ जो भी रखे गए हैं कि वो सारे चीज़ को पालन करे और इनका जो है वो ऑबे करे, और साथ साथ में इनके साथ में उनको प्रमोट भी करे। तो इसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस है जिनसे दिया गया हुआ है कि यहाँ के सिटीजन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए अपने कंट्री के ऊपर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, या फिर अपने जो भी मोनूमेंट्स है या फिर उनके चीज़ों उनका दायित्व तो क्या बनता है। तो ये सारा चीज़ इसमें मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए पहले जो फंडामेंटल राइट जब रखी गई थी, तो उस समय मात्र केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात करें यहाँ पे, तो केवल 10 ही रखे गए थे इनिशियली। लेकिन अभी की हम बात करते हैं तो अभी 11 इन नंबर है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसमें। तो 10 जो थे आपके इंक्लूड जब किए गए थे इनिशियली, तो जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था उस समय। लेकिन जो 11th जो ड्यूटी आपका है, तो वो जो है इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत इसको ऐड की गया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है इसको। इनिशियली केवल 10 था, लेकिन बाद में एक और रखा गया हुआ था 82nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के बाद। तो अब जो है इसकी संख्या 11 हो गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो अब देखिए जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो भी मेंशन किए गए हैं इसके अंदर में, तो वो जो है ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि इनको जो है पूरे तरीके से डायरेक्ट इन्फोर्समेंट किया जाए इनको। और ये ऐसे कुछ ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे कि जो कि ये सैंक्शन के नहीं किया जा सकता है। अगर कोई मान लीजिए कोई वॉलेट करता है इसको, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते जुडिशियरी में कि उसने ये पालन नहीं किया हुआ है, उसने उसका वायलेशन किया हुआ है। तो ये बस है कि सिटीजन्स के ऊपर में कि एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उनको दी गई है कि आप क्या करना चाहे, आपका दायित्व क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो मेंशन किए गए हैं, तो वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आर्टिकल 51 में ये सारा चीज़ मेंशन किया गया हुआ है यहाँ पे कि ये ड्यूटी होगा हर एक सिटीजन्स का जो कि हमारे देश के हैं। तो उनका यहाँ पे ये दायित्व तो होना चाहिए, उनका ड्यूटी होना चाहिए कि वो जो है ये सारे चीज़ करे। जैसे पहला आपका इसमें दिया हुआ है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो ये सभी सिटीजन्स को ये ड्यूटी बनती है कि वो जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहे, यानी कि उसको पालन करे। और जो भी आइडियाज़ है इंस्टीट्यूशन के, मतलब कि जो भी आइडियाज़ है इसके अंदर में, तो उसको रिस्पेक्ट करे। और साथ साथ में नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को भी सम्मान दे उनको, जब भी मतलब कि नेशनल एंथम कहीं पे गाया जाए तो वो वहाँ पे खड़े हो जाए। तो ये सारे चीज़ मेंशन किए गए हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में। फिर अगला देखिए दूसरा आपको दिया हुआ है इसमें कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो भी नेशनल स्ट्रगल मतलब कि किए थे हम लोगों ने, अपने देखा था कि फ्रीडम के लिए जो भी बहुत सारे जो बड़े बड़े जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे, तो उनका जो भी नोबल आइडियाज़ था, तो उनसे हम इंस्पायर ले और उनसे भी कुछ सीखे, और उनको भी जो भी नोबल आइडियाज़ थे उनको हम फॉलो करें। तो ये चीज़ मेंशन किया गया आपका सेकंड में। फिर तीसरा देखिए दिया आपका यहाँ पे कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें मेंशन किया गया यहाँ पे कि सभी जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के, तो उनका ये दायित्व तो बनता है कि वो जो है अपने कंट्री का, उसके अपने कंट्री का सोवरनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी को वो प्रोटेक्ट करे, और साथ में उसको जो है इसको प्रमोट भी करे। ऐसा ना हो कि वो अपने कंट्री के बारे में बुराई करे किसी के साथ, या फिर जो है उसके सोवरेनिटी के बारे में वो जो है उसको खिलाफ, मतलब कि उसके खिलाफ कुछ अनबन बोले या कुछ भी आलतू फालतू बोले। तो ये ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये एक ड्यूटी की तरह होना चाहिए कि आप अपने कंट्री का जो है सम्मान करें, आप उसका बड़ाई करें,
और उसके यूनिटी को मेंटेन करके रखे, कभी भी जो है शत्रुता का भाव नहीं आना चाहिए अपने लोगों के बीच में। तभी जो है तो हमारा इंडिया वो विकास कर सकता है, डेवलप कर सकता है। फिर अगला देखिए आपको दिया हुआ है फोर्थ में, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब देखिए कभी ऐसा सिचुएशंस आता है कि जब मान लीजिए कि अगर ऐसा ड्यूटी आपका है कि नेशनल सर्विस करने के लिए, तो आपको जो है उस समय तुरंत तैयार रहना चाहिए और अपने कंट्री को डिफेंड भी आपको करना होगा। अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशंस आता है तो उस समय आपको पूरी तरीके से नेशनल सर्विस आपको प्रोवाइड करनी होगी, मतलब जब भी अगर ऐसा कोई सिचुएशंस अगर आती है तो। फिर देखिए अगला इसमें दिया हुआ है पांचवें नंबर में कि टू प्रमोट द हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो इसमें देखिए दिया आपका कॉमन ब्रदरहुड को, स्पिरिट को, इसको बढ़ाना। तो ये चीज़ आपने देखा भी था जो कि ऐड किया गया था पहले, मैंने कि जो उसने अपने फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था इसके पहले प्रियम्बल कॉन्सेप्ट में, तो ये सेम चीज़ वहीं पे है कि हमें जो है एक कॉमन ब्रदरहुड का जो है ये फैलाना चाहिए अपने जितने भी लोग रहते हैं अपने देश में। किसी के साथ कोई भी आप शत्रुता का भाव ना रखें। अगर आप सभी से भाईचारा का भाव रखते हैं तो आपस में प्रेम बना रहेगा। और साथ साथ में डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी आपको जो है प्रमोट करना है। आप देखते हैं कि वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव की जाती है, उनके ऊपर भद्दे कमेंट किए जाते हैं। तो जब तक उनका डिग्निटी नहीं रहेगा हमारे देश के अंदर में, तब तक जो है उनका सम्मान अगर नहीं देंगे हम लोग, तब तक जो है बराबरी कहाँ से रहेगी, वो अपना सम्मान जीवन नहीं जी पाएंगे। तो ये भी आपका ड्यूटी बनता है कि आप जो है वुमेन की जो डिग्निटी है उसका रिस्पेक्ट करें, उनके उनसे कोई खिलवाड़ ना करें, उनसे कोई छेड़छाड़ ना करें। तो ये हमारा जो है ये हमारे ड्यूटी होना चाहिए, ये हमारा दायित्व तो होना चाहिए, क्योंकि ये सब सारे जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में इसलिए मेंशन किए गए हुए हैं। फिर अगला देखिए सिक्स में आपका दिया हुआ है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। तो हमारे कंट्री का जो भी कंपोजिट कल्चर है या रिच जो है कल्चरल हेरिटेज है, तो उसको हम वैल्यू दे और उसको प्रिजर्व भी करके रखे रहे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है सेवन में आपका कि टू प्रोटेक्ट एंड improve the natural environment including the forest, lakes, rivers and wildlife and to have the compassion for the living creatures। तो इसमें मेंशन आपका किया गया है यहाँ पे कि जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा, जिसमें कि फॉरेस्ट, लेक्स या रिवर्स है, तो उनको जो है हम प्रोटेक्ट करके रखें और उसके कंडीशंस को इम्प्रूव करें हम लोग। उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। और साथ साथ में जो भी लिविंग क्रिएचर्स है, तो उनको साथ में हमारा कंपेशन होना चाहिए, उनको भी मतलब कि परेशान नहीं करना चाहिए या फिर उनको किल नहीं करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ मेंशन किया गया है आपका सेवेंथ नंबर पे। तो ये चीज़ आप देखते भी होंगे कि फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारा जैसे कि स्टेप्स चलते हैं कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो है और भी प्लांटेशन की जाती है ताकि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो इम्प्रूव हो सके और उनको प्रोटेक्ट भी किया जा सके। फिर देखिए अगला आपका दिया हुआ है आठवें नंबर में, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म्स एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो इसमें आपका यही दिया हुआ है कि साइंटिफिक टेम्पर हमारे अंदर में ऐसा होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए कि हम आप लोग डेवलप करें और ह्यूमनिज्म को भी अपने अंदर में डेवलप करें। फिर अगला देखिए नाइन्थ में आपको दिया हुआ है कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसको हम सेफ गार्ड प्रोवाइड करें, यानी कि उसको कोई क्षति ना पहुंचाए। अगर कोई करने की कोशिश भी करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, तो आप जो है उसको इस करने से रोके आप। और साथ में वायलेंस को हम प्रमोट ना करें और इसको मतलब कि करने से हम लोग बचे। तो ये चीज़ मेंशन आपका 9 के नंबर में आपका दिया हुआ है ये। फिर देखिए 10वें में आपका मेंशन है इसमें कि टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू ए हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स। तो इसमें ये दिया हुआ है कि हम लोग जो है अपना एक्सेलेंस की तरफ अपना आगे बढ़े हम लोग, जितने भी स्पेस मतलब कोई भी वो रिस्पेक्ट में हो आपका, तो वो कोई भी चीज़ हो तो हर एक चीज़ में जो है हमें अपना एक्सेलेंस अचीवमेंट करने में अपना ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है इसके चलते हमारा कंट्री जो है वो डेवलप करे और अपना तरक्की जो भी चाहता है तो वो अचीव कर सके। फिर अगला देखिए जो आपका 11th नंबर जो दिया आपका यहाँ पे, तो इसको जो है ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत। तो ये आपका 11वें नंबर बन गया था, पहले जो था केवल 10 नंबर के थे। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स के बीच में। तो जो भी चाइल्ड 6 to 14 ईयर्स के बीच में है, तो उन जो भी चाइल्ड मतलब कि है तो उनको एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे चाइल्ड का। तो ये जो है वार्ड के ऊपर में मतलब कि जिम्मेदारी बनती है उनको कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे अपने चाइल्ड को। तो ये जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरह ऐड की गई थी। अब आइए हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके पूछे गए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए
कि फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर लेड डाउन बाय दी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है तो ये जो है लेड डाउन किया गया था, तो ये देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत ये की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये आपका बी हो जाएगा। तो इनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था, तो सरदार सोवन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इम्प्लीमेंट की गई थी। कब किया गया था, तो 1976 में। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और स्टार्टिंग में कितने थे, तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, लेकिन करंट में कितना है, 11 है। तो ये सारा फैक्ट आप लोग याद रखना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगला देखिए दिया आपका इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे देखिए जो आपने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखा था, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा उसको, तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली कर लीजिएगा। तो इसलिए आपको सारा जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है आपको याद रहना चाहिए। तो पहला देखिए इसमें दिया आपका यहाँ पे कि सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है तो हमें उसकी सुरक्षा करना होगा। फिर अगला देखिए दिया आप यहाँ पे कि टू ओबे द पेरेंट्स। तो देखिए पेरेंट को ओबे करना तो ये एक मॉरल ड्यूटी होता है, लेकिन ये एक फंडामेंटल ड्यूटी में अंदर में ये मेंशन नहीं किया गया है। तो यही जो है आपका मतलब कि राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन, मतलब कि अपना एक होना चाहिए, दावी तो होना चाहिए वो। तो और बाकी आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन सी में जैसे आपका दिया हुआ है कि टू मेक कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये भी मेंशन किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में, जो कि आपका 11th में आपने देखा था, 11th नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटी था। फिर अगला देखिए कि टू स्प्रेड ब्रदरहुड अमॉन्ग द पीपुल। तो सभी के मतलब सभी लोगों से भाईचारा जो है व्यवहार रखना, तो ये चीज़ भी मेंशन आपका किया गया फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में। तो आपको जो है जितने भी लिस्ट दिए हुए हैं तो उन सभी को आपको याद रखना होगा, तभी आप इस तरह क्वेश्चन को आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड और जो भी डीपीएसपी से था, तो वो हमने पूरा कर लिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी हम पॉलिटिकल लेक्चर जो है इसी तरीके से हम कवर करते चलेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।